नमस्कार। आज के इस विश्लेषण में हम न्यूरोसाइंस और रोबोटिक रिहैबिलिटेशन की बेहद दिलचस्प दुनिया में गोता लगाने वाले हैं। ये समझना वाकई रोमांचक है कि इंसान का शरीर और भारी भरकम मशीनें एक साथ कैसे काम करती हैं, खासकर तब जब कोई स्ट्रोक जैसी गंभीर बीमारी के बाद फिर से चलना सीख रहा हो। तो चलिए बिना देर किए इसे समझते हैं। सबसे पहले इस सवाल पर गौर करते हैं। जरा सोचिए, अगर एक रोबोटिक मशीन किसी मरीज के पैरों को एकदम परफेक्ट तरीके से चलाती है, तो क्या शरीर और दिमाग सच में कुछ सीख रहा है या फिर सारा काम सिर्फ मशीन कर रही है? यही रोबोटिक थेरेपी का सबसे बड़ा विरोधाभास है। मोटर लर्निंग यानी शरीर के गति सीखने की प्रक्रिया जितनी आसान दिखती है उतनी है नहीं। भाग 1, फिर से चलना सीखना और 2 पैरों पर चलने की न्यूरोबायोलॉजी। स्ट्रोक के बाद फिर से चलना सीखना पुनर्वास का एक बहुत बड़ा लक्ष्य होता है, लेकिन यहाँ एक पेच है। यह सिर्फ पैरों की मांसपेशियों को हिलाने भर का काम नहीं है। नर्वस सिस्टम को बहुत ही खास सेंसरी इनपुट या संवेदी जानकारी की जरूरत होती है। मतलब जमीन पर पैर पड़ने का एहसास, शरीर का वजन सहना, ये सारी चीजें दिमाग और स्पाइनल कॉर्ड को सिग्नल भेजती हैं ताकि वो खुद को फिर से तैयार कर सकें। इस विशिष्ट जानकारी के बिना मोटर लर्निंग लगभग नामुमकिन है। यहीं पर बायोलॉजी का एक असली जादू सामने आता है। सेंट्रल पैटर्न जनरेटर्स या सीपीजीज। सुनने में कोई टेक्निकल चीज लगती है ना? दरअसल ये हमारी रीढ़ की हड्डी में मौजूद ऐसे सर्किट हैं जो बिना दिमाग के सिग्नल के भी चलने का बेसिक पैटर्न बना सकते हैं। लकवाग्रस्त बिल्लियों पर हुए प्रयोगों ने यह साबित किया है कि अगर सही सेंसरी फीडबैक मिले तो रीढ़ की हड्डी खुद ब खुद कदम बढ़ाना सीख सकती है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी खोज है। भाग 2, रोबोटिक समाधान और लोकोमाट की एंट्री। अब चूंकि शरीर को चलने के लिए उस खास सेंसरी फीडबैक की जरूरत होती है, तो मेडिकल साइंस ने इसका एक शानदार रोबोटिक हल निकाला, लोकोमैट। इसमें एक एक्सोस्केलेटन होता है जो पैरों पर बंधा रहता है। शरीर के वजन को संभालने के लिए एक हार्नेस होता है और नीचे एक ट्रेडमिल। ये मशीन पैरों को बिल्कुल एक स्वस्थ और आदर्श चाल में गाइड करती है ताकि नर्वस सिस्टम को वो जरूरी इनपुट मिल सके। अब सवाल ये है कि इस रोबोट की जरूरत ही क्यों पड़ी? असल में पारंपरिक तरीके में एक मरीज को चलाने के लिए 2 या 3 थेरेपिस्ट लगते हैं जो अपने हाथों से पैरों को उठाते हैं। जाहिर है ये बहुत ज्यादा थका देने वाला काम है और इसमें हर कदम एक जैसा भी नहीं होता। लोकोमैट इस शारीरिक बोझ को खत्म कर देता है। इसके जरिए मरीज बिना थके लंबे सेशन कर सकते हैं और मशीन की बदौलत हर एक कदम बिल्कुल सटीक होता है। भाग 3, सहायता का विरोधाभास और परफेक्ट कदम का खतरा। लेकिन यहीं पर एक बहुत बड़ी दिक्कत शुरू होती है। मशीन कदम तो एकदम परफेक्ट रखती है, लेकिन यही परफेक्शन एक नई समस्या बन जाता है। होता यह है कि अगर एक्सोस्केलेटन ही सारा जोर लगा रहा है तो इंसान के शरीर की ऊर्जा नहीं लगती। मरीज बस मशीन के सहारे झूलने लगता है और पूरी तरह से निष्क्रिय हो जाता है। और जैसा कि हमने पहले देखा, अगर शरीर सक्रिय रूप से कोशिश नहीं करेगा तो नर्वस सिस्टम कुछ भी नया नहीं सीखेगा। यानी मशीन की मदद ही रिकवरी में सबसे बड़ी रुकावट बन सकती है। इस निष्क्रियता की समस्या को सुलझाने के लिए इंजीनियरों ने एक नया रास्ता निकाला। पहले पोजीशन कंट्रोल होता था, जहां मशीन जबरदस्ती पैर को एक फिक्स्ड रास्ते पर चलाती थी। लेकिन अब इसे इम्पीडेंस कंट्रोल में बदल दिया गया है। इम्पीडेंस कंट्रोल का मतलब है कि मशीन मरीज को खुद चलने देती है और अपना जोर तभी लगाती है जब पैर सही रास्ते से भटकते हैं। ये एक बहुत ही स्मार्ट तरीका है जो इंसान को खुद मेहनत करने पर मजबूर करता है, जो कि सीखने के लिए सबसे जरूरी है। भाग 4, 3 ट्रेनिंग पैरामीटर्स और न्यूरोमस्कुलर कंट्रोल के डायल्स। इस इम्पीडेंस कंट्रोल के साथ थेरेपिस्ट्स के हाथ में रोबोट को कंट्रोल करने की चाबी आ जाती है। लोकोमैट में मुख्य रूप से 3 चीजें सेट की जा सकती हैं। पहला है गाइडेंस लेवल, दूसरा है बॉडी वेट सपोर्ट यानी मशीन कितना वजन उठा रही है, और तीसरा है ट्रेडमिल की स्पीड। इन तीनों डायल्स को घुमाकर एक ऐसा माहौल तैयार किया जाता है जो हर मरीज की व्यक्तिगत जरूरत के हिसाब से बिल्कुल सटीक बैठे। इनमें से सबसे ज्यादा दिलचस्प है गाइडेंस लेवल, जिसे 100% से घटाकर 0% तक किया जा सकता है। 100% का मतलब है मशीन सारा काम कर रही है, लेकिन जब इसे 0% पर लाया जाता है तो रोबोट मदद करना बंद कर देता है। मशीन सिर्फ अपने भारीपन को बैलेंस करती है और मरीज को चलने का पूरा न्यूरोमस्कुलर भार खुद उठाना पड़ता है। भाग 5, रोबोट को अनुकूल बनाना यानी गोल्डीलॉक्स जोन की तलाश।
अब रिसर्च के असली नतीजों पर आते हैं। वैज्ञानिकों को एक ऐसा बैलेंस खोजना था जो न बहुत आसान हो न बहुत मुश्किल। लेकिन एक बात चौंकाने वाली है, अगर रोबोटिक गाइडेंस को 10% भी कर दें तब भी चलना बिल्कुल नॉर्मल नहीं होता। ऐसा इसलिए क्योंकि पैरों पर भारी मशीन तो बंधी ही है ना। ये मशीन पैरों को दाएं बाएं हिलने से रोकती है और सिर्फ एक सीधी रेखा में चलने पर मजबूर करती है। इससे मांसपेशियों का प्राकृतिक तालमेल काफी हद तक बदल जाता है। मशीन की ये सेटिंग्स आपस में बहुत गहराई से जुड़ी हुई हैं। अगर मशीन शरीर का बहुत ज़्यादा वजन उठा रही है और ट्रेडमिल की स्पीड एकदम कम है, तो पैरों की मांसपेशियों का काम करने का तरीका प्राकृतिक चाल से बिल्कुल अलग हो जाता है। लेकिन जैसे ही सपोर्ट कम किया जाता है और स्पीड बढ़ाई जाती है, तो चाल एकदम प्राकृतिक और सामान्य चलने के करीब आ जाती है। इस पूरे विश्लेषण का सबसे अहम निचोड़ ये है कि अगर ये सुनिश्चित करना है कि मरीज जो कुछ भी रोबोट के साथ सीख रहा है वो असल जिंदगी में बिना मशीन के चलने में भी काम आए, तो बहुत कम स्पीड और बहुत ज्यादा बॉडी वेट सपोर्ट से बचना चाहिए। ज्यादा मदद प्राकृतिक न्यूरोमस्कुलर नियंत्रण को बिगाड़ देती है। असली चुनौती यही है कि मरीज को सुरक्षित भी रखना है, लेकिन उसे सीखने के लिए पर्याप्त मेहनत करने की आज़ादी भी देनी है। तो इस पूरी चर्चा के अंत में एक बहुत ही गहरा सवाल सामने आता है। मशीनें हमेशा परफेक्शन की तलाश में रहती हैं, लेकिन मानव शरीर गलतियां करके, गिरकर और संघर्ष करके ही सीखता है। जैसे जैसे ये रोबोटिक एक्सोस्केलेटन और एडवांस्ड होते जाएंगे, मशीन के इस परफेक्ट निष्पादन और इंसान के ठीक होने के लिए ज़रूरी संघर्ष के बीच हम सही संतुलन कैसे बनाएंगे? इस सोचने वाले सवाल के साथ आज का ये विश्लेषण यहीं समाप्त करते हैं।